आज की बातचीत का विषय है फोकस, यानी कि ध्यान। एक ऐसी दुनिया में जहां हर तरफ शोर है, नोटिफिकेशंस, खबरें, लोगों की राय, मतलब अपना ध्यान एक जगह टिकाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। आज हम एक किताब द आर्ट ऑफ फोकस, यानी ध्यान की कला के सारांश पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। और हमारा मकसद सिर्फ इस किताब के पॉइंट्स को दोहराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम उन 6 बड़े आइडियाज को टटोलना चाहते हैं जो एक भटके हुए मन को एक शक्तिशाली टूल में बदल सकते हैं। ये सफर खुद को जानने से शुरू होता है और जिंदगी के खेल को समझने तक जाता है। बिल्कुल। और ये कोई 5 स्टेप्स टू फोकस वाली लिस्ट नहीं है, जैसा आपने कहा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। हम देखेंगे कि कैसे हम जो खुद के बारे में सोचते हैं, दुनिया को जिस नज़र से देखते हैं और जिस तरह अपनी जिंदगी के नियम तय करते हैं, वही हमारी ध्यान लगाने की क्षमता तय करता है। ये एक तरह से मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है। चलिए इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली परत से शुरू करते हैं। ये एक बहुत जानी पहचानी फीलिंग है ना? सुबह आंख खुलते ही दिमाग में 100 चीजें दौड़ने लगती हैं। आज क्या करना है, उस ईमेल का क्या जवाब देना है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। हम में से ज्यादातर लोग एक तरह के ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। स्रोत्र में एक बहुत तीखा सवाल पूछा गया है, आखिर मैं ये सब कर क्यों रही हूँ? और शायद यहीं से जागरूकता की कहानी शुरू होती है। सही पकड़ा। जागरूकता का मतलब मेडिटेशन में बैठना नहीं है, बल्कि अपने अंदर चल रहे शोर को पहचानना है। ये नोटिस करना कि हमारा दिमाग कहाँ कहाँ भाग रहा है। स्रोत्र एक बहुत दिलचस्प बात कहता है कि हमारे ज्यादातर भटकाव के पीछे एक खालीपन छिपा होता है। हम फोन क्यों स्क्रॉल करते हैं? ताकि उस खामोशी से, उस अकेलेपन से या उस असहज सच से बच सकें कि हम शायद खुश नहीं हैं। मतलब हम शोर से बचने के लिए और शोर पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर इसका हल क्या है? क्या इस शोर को बंद करना है? नहीं, हल बंद करना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना है। जब कोई उस खामोशी में बैठना सीख जाता है, बिना फोन उठाए, बिना कोई गाना चलाए, तब तब असली ताकत वहीं से शुरू होती है। और यहीं पे स्रोत में एक ऐसी बात कही गई है जिसने मेरे सोचने का तरीका ही बदल दिया। हम सोचते हैं कि फोकस का मतलब है किसी एक चीज पर ध्यान लगाना, लेकिन यहां कहा गया है कि असली फोकस ये तय करने की कला है कि क्या क्या नजरअंदाज करना है। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो असली फोकस किताब पर नहीं, बल्कि फोन पर आ रहे नोटिफिकेशंस, बाहर से आती आवाज और दिमाग में चल रही बाद में क्या करूंगी वाली सोच को बंद करने पर है। एग्जैक्टली। जब हम उन चीजों को हटाना सीख जाते हैं जो हमारी ऊर्जा खींच रही हैं, तब ध्यान अपने आप उस चीज पर चला जाता है जो जरूरी है। जागरूकता एक आईने की तरह है। यह हमें हमारे पैटर्न दिखाती है। जैसे देखो, तुम रोज रात को 2 घंटे फोन स्क्रॉल करते हो और फिर सुबह थके हुए उठते हो, ये एक पैटर्न है। या देखो, तुम जब भी उस एक दोस्त से मिलते हो तुम्हारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, ये भी एक पैटर्न है। इन पैटर्न्स को पहचानते ही कंट्रोल की एक एक चिंगारी जलती है। में हमारे पैटर्न दिखाती है। तो उन पैटर्न्स का क्या जो हमने अपनी पूरी पहचान ही बना ली है? कई बार ऐसा होता है ना कि सब कुछ है, अच्छी नौकरी, सोशल लाइफ, फिर भी अंदर से खालीपन महसूस होता है। स्रोत इसे नकाब पहनकर जीना कहता है। ये बात मुझे बहुत रिलेटेबल लगी। हम सब समाज के दिए हुए रोल निभा रहे हैं, एक परफेक्ट स्टूडेंट, एक सफल प्रोफेशनल, एक एक अच्छा बेटा या बेटी। जैसे ऑफिस की मीटिंग में भले ही हम किसी आइडिया से सहमत ना हो, फिर भी सिर हिलाते हैं ताकि एक अच्छी टीम प्लेयर दिखें। या फैमिली फंक्शन में उन सवालों पर मुस्कुराते हैं जो हमें अंदर से परेशान करते हैं। ये वही नकाब है। और स्रोत कहता है कि इस नकाब को पहनते पहनते हम भूल जाते हैं कि इसके पीछे का असली चेहरा कौन है। यहीं पर स्वयं का पुनर्निर्माण का आइडिया आता है। लेकिन इसके लिए पहले डिटैच होना, यानी खुद को उस झूठी पहचान से अलग करना जरूरी है जो डर, तुलना और दूसरों की मंजूरी पर बनी थी। लेकिन ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। डिटैच होना या दर्दनाक प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है? कि हमें अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से मिटाना होगा? क्या उसका कोई हिस्सा बचाने लायक नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब मिटाना नहीं, बल्कि चुनना है। ये अपने अंदर झांक कर उन विश्वासों पर सवाल उठाना है जो सालों से हमारे दिमाग में बैठे हैं। जैसे, मैं इस काम के लिए अच्छा नहीं हूं, या लोग क्या कहेंगे। स्रोत कहता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं जो हमने खुद को सुनाई हैं। इनसे खुद को अलग करना ही पहला कदम है। और जब कोई इस रास्ते पर चलता है ना, तो शुरुआत में बहुत अकेलापन महसूस होता है।
क्योंकि वो उस भीड़ से अलग हो रहा होता है जिस पर सब चल रहे हैं। मन बार बार कहता है कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन इसी मुश्किल की दूसरी तरफ असली ग्रोथ होती है। धीरे धीरे एक नया मैं बनता है जो सच्चाई और शांति पर आधारित होता है। तब ध्यान नहीं भटकता, क्योंकि इंसान को पता होता है कि वो कौन है और उसे कहाँ जाना है। ठीक है, तो एक बार जब हम समझ जाते हैं कि हम कौन हैं, तो अगला सवाल आता है अब करना क्या है। यहीं पर जिंदगी को एक खेल की तरह देखने का आइडिया आता है। मैं तो हमेशा से जिंदगी को एक सीढ़ी की तरह देखती आई हूं जिस पर बस ऊपर चढ़ते जाना है, पर इसे एक स्ट्रैटेजी गेम की तरह सोचना ये बहुत अलग है। बचपन से हमें कुछ नियम सिखाए गए हैं, खूब मेहनत करो, एक स्थिर नौकरी ढूंढो, यही सफलता है। हमने मान लिया कि यही जिंदगी का असली लक्ष्य है। पर स्रोत पूछता है, क्या ये नियम वाकई हमारे हैं या ये वो ब्लूप्रिंट है जो समाज ने हमें थमा दिया है? और यहीं पर वो लाइन आती है, जिंदगी एक रेस नहीं, एक स्ट्रैटेजी गेम है। रेस में आप बस आंख बंद करके दौड़ते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी गेम में आप सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपनी चालें समझदारी से चलते हैं। जो लोग इस खेल में खो जाते हैं वे दूसरों के स्कोरबोर्ड को अपने सफलता का पैमाना बना लेते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं या सैलरी कितनी है। वे भूल जाते हैं कि खेल का असली मकसद खुश होना था। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि अपने नियम खुद बनाओ, लेकिन क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? हम सब एक समाज में रहते हैं, नौकरी करते हैं, क्या हम सच में सारे नियम तोड़ सकते हैं या इसका मतलब कुछ और है? इसका मतलब समाज के सारे नियम तोड़ना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपने लिए जीत की परिभाषा बदलना। हो सकता है समाज के लिए जीत का मतलब प्रमोशन पाना हो, लेकिन आपके लिए जीत का मतलब शायद परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना हो। आप खेल के नियम नहीं बल्कि खेल का मकसद बदल रहे हैं। तब आप जीतने के लिए नहीं बल्कि खेलने के मजे के लिए खेलते हैं। हर गलती एक सबक बन जाती है और हर चाल एक अनुभव। असली जीत तब होती है जब ये समझ आ जाए कि जिंदगी दूसरों को हराने का नहीं बल्कि खुद को समझने का खेल है। और शायद इस खेल को खेलने के लिए सबसे जरूरी चीज है बोर्ड को ठीक से देख पाना। यहीं पर स्रोत का अगला आइडिया आता है, हमारा दृष्टिकोण, जिसे वो लेंस कहता है। स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है, जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी वो है, जिंदगी वैसी होती है जैसी आप उसे देखते हैं। बिल्कुल, हम सब एक चश्मा लगाकर दुनिया को देखते हैं। किसी की चश्मे का रंग डर है, किसी का तुलना, तो किसी का शक। और यही लेंस तय करता है कि हमें दुनिया कैसी दिखेगी। जैसे अगर आपके अंदर शक का लेंस है तो हर मौका एक जोखिम लगेगा, लेकिन अगर आपके अंदर भरोसे का लेंस है तो वही जोखिम एक अवसर बन जाएगा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है अलग अलग रंग के सनग्लासेस के बारे में सोचना। अगर आप नीले रंग का चश्मा पहने तो सब कुछ नीला दिखता है, और अगर पीले रंग का पहने तो सब पीला। दुनिया नहीं बदलती, बस उसे देखने का आपका नजरिया बदल जाता है। और जहां हमारा ध्यान जाता है वहीं हमारी ऊर्जा बहने लगती है। यही वजह है कि कुछ लोग हर मुश्किल में संभावना देखते हैं और कुछ लोग हर संभावना में मुश्किल। जिंदगी तो बस एक कैनवस की तरह है, हमारा लेंस उस पर रंग भरता है। लेकिन सवाल ये है कि इस लेंस को बदलें कैसे? ये कोई असली चश्मा तो है नहीं जिसे हम उतार कर रख दें। इसे बदलने का तरीका है अपने विचारों को देखना बिना उन्हें सही या गलत ठहराए। जब हम अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम उन्हें देखने वाले हैं। धीरे धीरे हम नेगेटिविटी की धूल हटाते हैं, तुलना की दरारें भरते हैं और स्पष्टता की चमक वापस लाते हैं। जब नजरिया साफ होता है तो रास्ते खुद ब खुद नजर आने लगते हैं। किसी भी महान इंसान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी, बस एक साफ लेंस था। ये साफ लेंस वाली बात बहुत शक्तिशाली है। अगर हम अपना नजरिया बदल सकते हैं तो क्या हम अपने काम करने के अनुभव को भी पूरी तरह बदल सकते हैं? मुझे लगता है स्रोत में इसे ही फ्लो स्टेट कहा गया है, जहां काम बोझ नहीं लगता, खेल बन जाता है। फ्लो स्टेट वही जादुई जोन है। याद है जब कोई वीडियो गेम खेलते हुए घंटों निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता, या कोई कलाकार जब पेंटिंग में इतना डूब जाता है कि उसे भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहता। यही फ्लो है। और स्रोत इसके लिए एक बहुत सीधा साधा फॉर्मूला देता है, ऊर्जा प्लस कौशल प्लस अर्थ, एनर्जी प्लस स्किल प्लस मीनिंग। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। ऊर्जा का मतलब सिर्फ सुबह की कॉफी नहीं है ना? ये मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा भी है। अच्छी नींद, सेहतमंद रिश्ते, साफ सुथरा दिमाग। कौशल वो साधन है जो हमारी ऊर्जा को सही दिशा देता है, और ये सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि लगातार प्रैक्टिस और सीखने की आदत है। और अर्थ
अर्थ वो क्यों है, वो वजह जो हर चीज को मायने देती है? इन तीनों का तालमेल ही जादू करता है। सोचिए, अगर आपके पास बहुत ऊर्जा और कौशल है लेकिन आपके काम में कोई अर्थ नहीं है, तो नतीजा होगा खालीपन और बर्नआउट। अगर आपके पास अर्थ है पर कौशल नहीं, तो नतीजा होगा निराशा। और अगर अर्थ और कौशल हैं पर ऊर्जा ही नहीं है, तो आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे। और जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं, तब इंसान एक ऐसे जोन में पहुंच जाता है जहां समय का पता नहीं चलता, जहां काम तनाव नहीं, ध्यान बन जाता है। काम काम नहीं रहता, कला बन जाता है। ये एक पूरा सिस्टम है। अगली बार जब कोई खोया हुआ या भटका हुआ महसूस करे, तो उसे खुद से ये 3 सवाल पूछने चाहिए। क्या मेरी ऊर्जा साफ है? क्या मैं अपना कौशल बेहतर कर रहा हूं? और क्या मेरे काम में कोई गहरा अर्थ है? जब ये तीनों जुड़ जाते हैं, तो फोकस कोई संघर्ष नहीं रहता, वो आपकी आदत बन जाता है। लेकिन क्या होता है जब ये पूरा सिस्टम टूट जाता है? जब जिंदगी आपको एक ऐसी जगह लाके खड़ा कर देती है जहां हर तरफ सिर्फ अराजकता यानी केओस हो। ये जिंदगी का वो मोड़ है जब इंसान हर चीज से, हर भागदौड़ से थक जाता है। वो पल जब लगता है बस अब और नहीं। और स्रोत कहता है कि यही वो पल है जहां से असली बदलाव की शुरुआत होती है। जब कोई इस गहरी अराजकता से गुजरता है, तो उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। या तो वो हार मानकर टूट जाता है, या फिर वो उसी अराजकता को सृजन के लिए कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करता है। यही उन लोगों में फर्क होता है जो बिखर जाते हैं और उन लोगों में जो दुनिया बदल देते हैं। पर इसका असली मतलब क्या है? अराजकता को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करना, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, पर असल जिंदगी में कोई इसे कैसे कर सकता है? इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि पुराना रास्ता अब काम नहीं करेगा। अराजकता आपको मजबूर करती है कि आप कुछ नया सोचें, कोई नया रास्ता बनाएं। सोचिए, किसी भी महान कलाकार या वैज्ञानिक के बारे में। उनकी सबसे बड़ी खोज अक्सर उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बाद आई। वो अराजकता एक दुश्मन नहीं थी, वो एक उत्प्रेरक थी, एक कैटलिस्ट थी। ये वो खामोश एहसास है कि अब कुछ बदलना ही होगा, और ये बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। तो ये सफर था अपने अंदर के शोर को पहचानने से लेकर अपनी झूठी पहचान को छोड़ने तक। जिंदगी को एक रेस की तरह नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी गेम की तरह देखने से लेकर अपने नजरिए के लेंस को साफ करने तक, और फिर ऊर्जा, कौशल और अर्थ को मिलाकर फ्लो में आने तक। और अंत में अराजकता को सृजन में बदलना ही ध्यान की असली कला है। ये अपने बिखरे हुए टुकड़ों को उठाकर उनसे कुछ नया बनाने जैसा है। और इन सभी विचारों को जानने के बाद एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत में कहा गया है कि अराजकता को सृजन के लिए कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करें। तो विचार करने वाली बात यह है, क्या हो अगर ये अराजकता हमारे जीवन के काम में कोई बाधा ना हो, बल्कि असल में वही हमारा काम हो? क्या हो अगर असली मकसद अराजकता से बचकर शांति तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस अराजकता के भीतर रहकर ही कुछ नया बनाना सीखना हो?